पहले तो बोलो भाई, एपेक्स बॉडी ऑफ मॉनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कौन है? क्या पूछा है मैंने? एपेक्स बॉडी ऑफ मॉनिटरी सिस्टम पूछा है। कौन है? आरबीआई। अब नबार्ड नबार्ड याद हो गया। नबार्ड क्या? एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर। और ऐसी आता है बेटा, आपने एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में डिफरेंस है। एग्रीकल्चर का मतलब तो सिर्फ फार्मिंग है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या? एग्रीकल्चर गुड्स को मार्केट तक स्प्रेड करना, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो कई बार पूछा जाता है एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग बताओ, लिखना, हेडिंग डालना, एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। वाह, 2-3 ईयर कल भी तो बोला था लिखवाने। एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, नाफेड, NAFED, 1958 में स्टैब्लिश हुई थी बेटा। अब इस चैप्टर के सारे ईयर पूछूंगी अभी आपसे। नबार्ड का ईयर याद है? 1982 था। ये नाफेड है बेटा, 1958। एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, एपेक्स बॉडी ऑफ, सही से लिख लो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसकी फुल फॉर्म भी बोलूंगी, NAFED, नाफेड है बेटा। पहले इतना लिख लो, फिर नाफेड की फुल फॉर्म लिखो। बोलो फुल फॉर्म, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन, FED पूरे से फेडरेशन है बेटा, फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना? ठीक है भाई, दिस इज नाफेड। तो ये 1958 में स्टैब्लिश हुआ था बेटा। अब ये 3 आपसे एपेक्स बॉडी पूछी जा सकती है पेपर के अंदर, बस 3 ही है, ध्यान में रखना, ठीक है। एक तो एग्रीकल्चर की ध्यान में रखना, एपेक्स बॉडी नबार्ड है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की एपेक्स बॉडी नाफेड, ठीक है ना। और मॉनिटरी सिस्टम की एपेक्स बॉडी आरबीआई। ये पूरी इकोनॉमिक्स में 3 ही एपेक्स बॉडी, अब दिमाग में रखना, और नहीं लिखवाऊंगी, ठीक है। तो नाफेड इज नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है भाई। तो ये ईयर याद कर लिया। अच्छा, अगर आपको याद है तो लैंड डेवलपमेंट बैंक बताओ कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? 1929 में। इतने बुरे हाल है तुम लोगों के, ठीक है। SHG कब स्टैब्लिश हुए थे? 1990, SHG। और SHG से 4 साल पहले क्या आई थी? तनवा, ठीक है, इन द ईयर 1986। और 5 साल बाद कुदुम्बश्री इन द ईयर 1995। और कुदुम्बश्री और तनवा दोनों बनी थी विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना, ईयर्स याद करना। तो उसमें एक ईयर हमने और ऐड कर दिया, नाफेड, ठीक है, 1958 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। अब 2-3 ईयर और लिखवा रही हूँ बस, ये फिर लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर से ना थोड़े थोड़े ईयर्स पूछे जाते बेटा। अब कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए। तो याद आ रहा है, रेगुलेटेड मार्केट्स ओपन करे थे, बट स्टिल देयर इज नीड ऑफ कितने मार्केट? 27,000 मोर रेगुलेटेड मार्केट। फिर हमने पढ़ी थी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव खोले थे गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओपन करी थी जिनका मेन मोटिव था फार्मर्स को उनके गुड्स के फेयर प्राइसेस दिलवाना। तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव के अंदर मैंने बोला था इंडिया का सबसे फेमस कोऑपरेटिव कौन था? अमूल। फुल फॉर्म पता है? बोलो, आनंद, आजादपुर कुछ नहीं है, ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। लिखो, मूवी थी, अच्छा मैंने नहीं देखी। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, सबसे पहला कोऑपरेटिव है बेटा। और इस्टेब्लिश कहां पे हुआ था? ये गुजरात में, अमूल इन गुजरात, ठीक है, लिख लेना, इसको पता होना चाहिए आपको। तो अमूल सबसे पहला कोऑपरेटिव था बेटा, ना ये पब्लिक है ना प्राइवेट है, ठीक है, दिमाग में रखना, ये कोऑपरेटिव है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है, अमूल। तो ध्यान में रखना बेटा, ये ना ये पब्लिक है ना प्राइवेट है, ये कोऑपरेटिव है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है अमूल। और सबसे इसकी सक्सेस को देखते हुए बेटा गवर्नमेंट आगे इतने सारे कोऑपरेटिव और लेके आई थी जो मैंने आपको बताया। कोऑपरेटिव फार्मिंग आई, कोऑपरेटिव हाउसिंग आई, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आई। तो इसकी सक्सेस को देखते हुए आई। और अमूल के बाद मैंने आपको बताया था, अमूल बना था सबसे पहला कोऑपरेटिव। अमूल लेके आया था इंडिया में ऑपरेशन फ्लड, अगर आपको याद हो, 9-10 में पढ़ा था, बता तो दो। ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन सुना है कुछ? व्हाइट रेवोल्यूशन तो सुना है ना,
ऑपरेशन फ्लड बेटा, मिल्क की प्रोडक्शन इंडिया में इतनी ज्यादा थी, और अगर आज आपको पता होता है इंडिया बेटा सबसे ज्यादा मिल्क, नंबर 1 पे मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इंडिया, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड आया था इंडिया में 1966 में, लेके आए थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, लिखो वर्गीस कुरियन, स्पेलिंग में सुंदर सुंदर लिख रही हूं, तुम फिर मेरी राइटिंग में कंप्लेंट करते हो वरना। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ऑपरेशन फ्लड लेके आए थे कि मिल्क में, अगर इंडिया में डेयरी फार्मिंग है, मिल्क की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए, उसके लिए ऑपरेशन फ्लड आया था 1966 में। ऑपरेशन फ्लड से बेटा मिल्क की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हुई, ठीक है, इंडिया में, इंडिया ने एक्सपोर्ट भी करना शुरू करा, तो इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन आया इसके 4 साल बाद। तो ईयर क्या होगा? 1970, व्हाइट रेवोल्यूशन। अब ये 3 ईयर में और पूछूंगी, पहले तो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर सभी को पता है, MS स्वामीनाथन, ठीक है ना, हाँ, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो अब इसका भी नाम याद करो, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है ना। तो ये अमूल के अंदर इतनी चीजें ध्यान में रखनी है, अपने अपने मनगढ़ंत नाम मत बना देना बेचारे के ऊपर से, नहीं तो गालियां सुनाएगा, ठीक है ना, नहीं, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड आया था 1966 में, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बूस्ट हुई थी, और उसके बाद जब इंडिया ने मिल्क के थ्रू कमाना शुरू करा था तो हम कहते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, 1970 के। ठीक है भाई, अब इतने ईयर याद रहेंगे। चलो अब कसम है चीटिंग कोई नहीं करेगा। लैंड डेवलपमेंट बैंक का ईयर क्या था? 1929। यानी SHG कब बनी? 1990। तनवा कब बनी? 1986, 4 साल पहले। और कुदुमश्री कब बनी? ठीक है, 1995। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और फिर मैंने बताया आपको कि भाई ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन कौन लेके आया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड कब आया? 1966। ठीक है, और 4 साल बाद 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन। तो ये सारे ईयर बेटा मैंने आपको रूरल डेवलपमेंट में याद कराए हैं। और नाफेड का ईयर याद करना है 1958। ठीक है, वो नाफेड है क्या? एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, MCU। एग्रीकल्चर की एपेक्स बॉडी नाबार्ड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की नाफेड। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा ये चीज। चलो अब आगे नेक्स्ट इसको खत्म करते हैं। आज क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ये आपको पता है लीड एक्टिविटीज है, फार्मिंग को छोड़ के गवर्नमेंट ने बोला था, कल मैंने क्लास में बताया था कि आप लीड एक्टिविटीज में एंगेज हो, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री आती है, फिशरी आती है। इन पे शॉर्ट नोट आ सकता है बेटा, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, फिशरी क्या होती है, ये सब चीजें। तो अभी बुक को देखने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में सामने मेरे साथ समझ लो, ठीक है। और मैं आपसे पूछूंगी एक एक करके। डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद करते हैं एनिमल हस्बेंड्री को भी और फिशरी को। एनिमल्स के थ्रू कमाना इज एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी नाम से पता चल रहा है फिशेस के थ्रू कमाना, ठीक है, इसको हम फिशरी कहते हैं। दोनों में एक कॉमन पॉइंट है बेटा, दोनों जो है ना विमेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करती है। एनिमल हस्बेंड्री में भी विमेन सबसे ज्यादा एंगेज है, फिशरी में भी विमेन सबसे ज्यादा एंगेज है, ठीक है। तो दोनों का एक कॉमन पॉइंट है कि दोनों ही विमेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करती है। इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू बेटा 70 मिलियन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट मिली है। ये रेट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो 70 मिलियन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। फिशरी कुछ स्टेट्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मैंने KGMT करके याद करिए, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। मैं तुमसे भी पूछूंगी, ठीक है। फिशरी के थ्रू सबसे ज्यादा स्टेट जो इन्वॉल्व हैं वो है केरला, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, KGMT, ठीक है। और फिशेस प्रोडक्शन जो भी है ना बेटा, फिशेस प्रोडक्शन में इंडिया में, ये तो मैंने आपको बता दिया, विमेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बट 60% विमेन्स एंगेज है जो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए फिशेस प्रोडक्शन में डील करती है। और 40% विमेन्स जो है वो इंटरनल मार्केटिंग में जो काम कर रही है, यानी इंडिया के अंदर जो काम कर रही है वो भी विमेन्स है। यानी इंडिया के अंदर बेटा जो फिशेस के थ्रू एक्सपोर्ट से इनकम जनरेट हो रही है ना, उसमें 60% विमेन्स का शेयर। और इंडिया में इंटरनल मार्केट में जो इनकम जनरेट हो रही है फिशेस के थ्रू, उसमें 40% शेयर जो है वो विमेन्स का है, ठीक है। तो 60% एक्सपोर्ट मार्केट के लिए काम कर रही है विमेन्स फिशरी के अंदर, और 40% इंटरनल मार्केट के लिए काम कर रही है जो वो भी वुमेन्स है। और दोनों के थ्रू बेटा, ये दोनों आपको पता है एलिड एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट ने बोला था छोड़ो, एलिड में जाओ। रीजन, फूड सिक्योरिटी होगी, यस और नो? होगी ना। इनकम स्टेबल होगी, यस। पॉवर्टी कम होगी, यस। GDP बढ़ेगी, यस, ठीक है ना। तो अगर दोनों का कॉमन बेनिफिट बोलूं तो दोनों में इनकम स्टेबल, ठीक है, इनकम स्टेबिलिटी होती है, फूड सिक्योरिटी होती है, ठीक है, हमारी पॉवर्टी कम होती है, ठीक है ना, लोगों को पैसा मिलता है अच्छा इन दोनों के थ्रू, ठीक है। तो कमाने का अच्छा सोर्स है ये दोनों, एनिमल हस्बेंड्री भी और फिशरी।
ठीक है, अब देखो इसको पढ़ के भी देखते हैं, कुछ कुछ याद करोगे मेरे साथ, मैं आपसे शॉर्ट नोट पूछूंगी अभी एज इट इज। देखो बेटा, एनिमल हस्बेंड्री पे आते हैं, पहले तो ये याद करना है मेरे साथ, 70 मिलियन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रही है एनिमल हस्बेंड्री। ये कॉमन पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम है दोनों में ही है बेटा, फूड सिक्योरिटी दोनों ही देते हैं, ठीक है ना, तो पॉवर्टी दोनों ही कम करते हैं क्योंकि ये लीड है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ विमेन एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको बोला ये कॉमन पॉइंट, विमेन एम्प्लॉयमेंट जो है वो दोनों ही दे रही है, एनिमल हस्बेंड्री भी दे रही है और फिशरी भी दे रही है, ठीक है भाई। अब 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, पहले रेट पूछूंगी कितने स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो 70 मिलियन को मिल रही है। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, विमेन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो दोनों ही जनरेट कर रही है, ध्यान में रखना, और दोनों में ही इनकम स्टेबल है, फूड सिक्योरिटी दोनों दे रही है, ये ध्यान में रखना, ठीक है भाई, याद होगी है। कितने फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, 70 मिलियन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या था, विमेन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो दोनों में आता है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। बाकी आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम है क्योंकि लीड है, पॉवर्टी कम करता है, सब लिख सकते हो, जीडीपी बढ़ाता है। फिशरी भी बेटा जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, 1.4%। देखो अभी पढ़ के देखेंगे हम इसको पहले। तो फिशरी के अंदर सबसे पहले स्टेट्स याद करोगे, केजीएमटी करके, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है। आगे सेकेंड पॉइंट पढ़ो बेटा, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ विमेन ऑल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन फिशिंग, 60% ऑफ वर्कफोर्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड 40% इंटरनल मार्केटिंग इज विमेन, ठीक है। तो फिशेस के थ्रू जो इनकम जनरेट हो रही है उसमें विमेन्स का शेयर बेटा एक्सपोर्ट मार्केट में 60% है और इंटरनल मार्केट में 40% है, ये ध्यान में रखना। और लास्ट पॉइंट है, हाँ ये याद करना बेटा, जीडीपी में फिशेस जो है वो 1.4% जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर, ठीक है भाई। अब मैं दोनों पूछने वाली हूँ, कसम दे दूंगी चीटिंग कोई नहीं करेगा, फिर ध्यान में रखना, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री फिशरी दोनों हो गई। एनिमल हस्बेंड्री एम्प्लॉयमेंट दे रही थी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को कितने, 70 मिलियन, ठीक है। दोनों का कॉमन पॉइंट विमेन एम्प्लॉयमेंट, इसको थोड़ा विमेन एम्प्लॉयमेंट को फर्दर क्लासिफाई करना कि इसमें 60% एक्सपोर्ट मार्केट में विमेन्स है, ठीक है, और 40% इंटरनल मार्केट में विमेन्स, ठीक है। और फिशेस प्रोडक्शन जीडीपी को कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है, 1.4%। कौन से स्टेट्स में पॉपुलर है, केजीएमटी, केरला, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है भाई, दोनों हो गए, ठीक है। और दोनों में आप लिख सकते हो इनकम स्टेबल है, दोनों पॉवर्टी को कम करते हैं, रीजन दोनों एलिड है, ठीक है, दोनों एलिड है। तो इन दोनों पे शॉर्ट नोट आता है, प्लस में हॉर्टिकल्चर पे आता है। तो हॉर्टिकल्चर तो हम कल की क्लास में कर चुके, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि कल हमने पूरा ईयर के साथ लिखा था। टाइम पीरियड याद आ रहा है हॉर्टिकल्चर का, 1991 टू 2003। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था मिड ऑफ 1960 टू 1970 एंड मिड ऑफ 1970 टू 1980, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर का ईयर था बेटा 1991 टू 2003। और हॉर्टिकल्चर में आपको पता है भाई हमने मिक्स क्रॉपिंग शुरू करी, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल, ठीक है। क्या नाम है लिखा हुआ, ये किस पे शॉर्ट नोट है ये, हाँ हॉर्टिकल्चर, ये हॉर्टी हॉर्टी करते हो फिर तुम लोग, ठीक है, आर भी है बीच में, उसको साइलेंट मत करना, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, कैश्यू नट, सब कुछ हॉर्टिकल्चर के अंदर आया था बेटा। और ये हॉर्टिकल्चर से कौन सा रेवोल्यूशन आया था, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो व्हाइट रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, और तुम अगर नंबर नहीं लाए तो तुम्हारे मुंह पे बनेगा रेड रेवोल्यूशन, ठीक है, चाटे पढ़ पढ़ के, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो बेटा ये भी कर चुके, अब हम इसको आप खुद रीडिंग करोगे। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेटा इस साल ये क्वेश्चन ऐड हुआ है, ठीक है ना, लास्ट ईयर ये कटा हुआ था सिलेबस से, तो इस बार ये ऐड हुआ है क्वेश्चन। और ये ऐड जब भी होता है तो मैं कहती हूँ ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कंफर्म क्वेश्चन है बोर्ड, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर। जब नहीं था तो नहीं आता था, जब है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ना कौन सा है, ये वाला 15 नहीं पढ़ा रही मैं आपको, ठीक है, सीधा आपको 16 पढ़ाऊंगी, 16 के अंदर 15 इंक्लूडेड है, ठीक है, सीधा हम 16 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान में रखना। और एक क्वेश्चन नंबर 14 आपने पढ़ के आना है रीडिंग करके, आईटी सेक्टर वाला, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है आईटी सेक्टर, वो आप जस्ट खुद रीड करो। आईटी सेक्टर मैंने आपको बोला था हर जगह पे मेजर रोल प्ले करता है, चाहे वो हेल्थ अवेयरनेस है, चाहे एजुकेशन है, हर जगह पे। तो अब ये बेनिफिट और लिमिटेशन पढ़ने हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है प्रोडक्शन करो विद द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड, ये सब चीजें, हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू प्रोडक्शन करना, उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, जिसमें काउ डंग वगैरह ये सब चीजें यूज होती है,
ठीक है, दिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस क्रॉप्स महंगी होती है सस्ती होती है? महंगी होती है, ठीक है ना, तो ये कॉस्टली होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा होती है। तो लिमिटेशन इसकी क्या है कि भाई इसमें टाइम ज्यादा लगता है, खर्चा ज्यादा लगता है, कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप जो है वैसे कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, केमिकल्स के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हो, तो ऐसे बीच में आपने न्यूज में देखा होगा घिए को इंजेक्शन लगा रहे हैं, घिया इतना बड़ा हो जा रहा है अगले दिन, ठीक है, फिर उसको मार्केट में बेचा जा रहा है। ठीक है ना, तो आज की डेट में ऐसे ही चलता है, इंजेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, केमिकल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। ठीक है, तो कन्वेंशनल फार्मिंग में जल्दी प्रोड्यूस होता है, जल्दी सेल होता है, तो फार्मर को इनकम जल्दी मिलती है। बट ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस क्रॉप जो होती है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि नेचुरल चीजों के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, खर्चा भी ज्यादा लगता है। ठीक है, तो वर्क इंटेंसिव ज्यादा है, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर वर्क इंटेंसिव, इसमें काम की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है। और आज की डेट में हर कोई चाहता है भाई ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस ना करे आगे, रीजन टाइम भी लग रहा है, कॉस्ट भी लग रहा है, मेहनत भी लग रही है। ठीक है ना, तो कोई मेहनत आज की डेट में करना चाहता नहीं है, इसलिए हर कोई कन्वेंशनल फार्मिंग को फॉलो करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को नहीं करता। तो इसलिए बेटा ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस क्रॉप मैंने आपको बोला है कि भाई महंगी होती है, बट मेरिट ये है बेटा कि इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, विटामिन ज्यादा होगा, हेल्दी फूड हमें मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये इसके कुछ मेरिट्स भी। तो मेरिट लिमिटेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा के जीएफ बीएफ का नाम लिख सकते हो, जय बोले इको 100 जो आपने लिखना है लिख सकते हो, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। धान्या तो किसका नाम लिख रही है? ठीक है, तो पहले तो बेटा ये ध्यान में रखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन पढ़नी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन टेक्निक सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, ये सब चीज। तो जो भी नेचुरल चीजें आती है दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग में यही डिफरेंस है, ध्यान में रखो। कन्वेंशनल में आप केमिकल्स यूज करते हो, ऑर्गेनिक में आप ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, अब आपने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट डीमेरिट अच्छे से करने बेटा, तो बेनिफिट पढ़ते हैं एक एक करके। हर्षिता रीड आउट कर फर्स्ट पॉइंट। हम्म हम्म तो बेटा फार्मर के लिए तो इकोनॉमिकल है। ठीक है, फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इकोनॉमिकल है, क्यों? क्योंकि उसको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड खरीदने नहीं पड़ रहे, ठीक है ना, और अच्छे बाकी चीजें नहीं खरीदनी पड़ रही। ठीक है, बट बेचेगा तो महंगे रेट पे बेचेगा, क्योंकि नेचुरल चीजों के थ्रू प्रोडक्शन है। तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कॉस्टली है, फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमिकल है, दोनों साइड जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, कॉस्टली भी है, इकोनॉमिकल भी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चल दिशांत रीड आउट कर दे, रोशनी रीड आउट कर दे बेटा। सबसे ज्यादा है बेटा, इंडिया में जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस गुड्स होते हैं उनकी इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है। तो इंडिया आज की डेट में सबसे मोटा पैसा कमा रही है इनके एक्सपोर्ट के। ठीक है, ऑर्गेनिक क्रॉप्स के एक्सपोर्ट के। आपने सुना होगा जितने भी फिल्म सेलिब्रिटीज होती हैं वो भी तो सारी ये ऑर्गेनिक गुड्स ही प्रेफर करती हैं। ठीक है, तो कॉस्टली भी होते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट भी उनको करता है, तो उसके थ्रू जनरेट होती है ज्यादा इनकम। ठीक है, ये ध्यान में रखना। मैंने 2 पॉइंट बताए, इकोनॉमिकल क्यों है, रीजन दे दोगे आप मुझे। इसमें आपको HYV सीड्स, केमिकल्स वगैरह पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, तो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकल, नेचुरल चीजों के थ्रू आप प्रोड्यूस कर, और सबसे ज्यादा इनकम फार्मर को हो रही है एक्सपोर्ट से। इंडिया एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, करता है? कैसे करता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन का उल्टा क्या होता है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का एक और नाम था, और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का एक और नाम बताओ। पूरी नाक कटवा दोगे, इतनी छोटी है वैसे। हाँ बोलो क्या? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का दूसरा नाम बताओ। ने बेशरम कंजर भर्ती हो रखे, सेल्फ रिलायंस। याद आ रही है? गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। ओ बेशर्मो। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस होता है बेटा इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, अवॉइडिंग इंपोर्ट ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन आवर कंट्री। सेल्फ रिलायंस का तीसरा नाम बताओ। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, सेल्फ रिलायंस, और न्यूज में क्या नाम यूज होता है? अच्छा, न्यूज देखते नहीं हो। मैंने कई बार क्लास में नाम यूज करा है। क्या कहता रहता है मोदी? आत्मनिर्भर भारत।
दिस इज सेल्फ रिलायंस, ठीक है, खुद बनाओ रादर देन इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्री, दिस इज आत्मनिर्भर भारत, ठीक है ना। तुम्हारा तो, तुम तो निर्भर ही निर्भर हो, आत्मनिर्भर तो पता नहीं कब बनोगे, कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा। तो इंडिया बेटा शुरू से प्रमोट करती आई है सेल्फ रिलायंस को, अभी तक इंडिया फुली तरीके से सेल्फ रिलायंट नहीं हुई है, मैंने आपको बताया, पता नहीं कब होगी, मुझे भी नहीं पता है, तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे शायद तब भी नहीं होगी, ठीक है ना, देखो क्या होता है फ्यूचर में। अच्छा, अपनी शादियों में जरूर इन्वाइट करना मुझे, बड़ा मजा आता है मुझे भी स्टूडेंट्स की शादियों में जाने का, ठीक है, इनवाइट कर लेना यार, भूलना नहीं मुझे प्लीज, ठीक है। और अपने शादियों में तुम्हारी आऊंगी तो तुम्हारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दूंगी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट प्रोवाइड्स हेल्दी फूड, बेटा ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू हमें हेल्दी फूड मिलता है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल चीजों के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है। न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसके अंदर ये पॉइंट जरूर दोगे बेटा, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस क्रॉप में न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिकल क्यों है उसके अंदर का पॉइंट पूछूंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें HYV सीड्स, केमिकल, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा, ठीक है। इंडिया सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करता है ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस गुड्स के, ठीक है, कैसे, एक्सपोर्ट के, ठीक है। और ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस फूड्स जो है वो हेल्दी होते हैं, ये भी ध्यान में रखना, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इंडिया में तो वैसी मेजोरिटी ऑफ लोग कहाँ पे एंगेज है, एग्रीकल्चर में एंगेज, ठीक है। अभी भी इंडिया में आपको पता है 3 ही सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, और अभी भी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन कौन सा सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो इट इज अ मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेटा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है, कन्वेंशनल से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, देखो लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है देन कन्वेंशनल फार्मिंग। अब मैं इंजेक्शन के थ्रू प्रोडक्शन कर रही हूँ तो लेबर की रिक्वायरमेंट तो कम होगी ना, अगर आप ऑर्गेनिकली बना रहे हो तो लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ठीक है, इसलिए इसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करती है। नेक्स्ट देखो बेटा, सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंट है बेटा, एनवायरमेंट को पूरा, क्योंकि केमिकल्स ही यूज नहीं कर रहे आप, ठीक है ना, तो सेफ्टी टू एनवायरमेंट है, क्योंकि आप कोई भी केमिकल जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं कर रहे, पेस्टिसाइड फ्री है, देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इको फ्रेंडली है बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये आपके ड्रॉबैक्स हैं, जो चैलेंजेस लिखे हुए हैं ना, ये आपके लिमिटेशंस है बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो लेस पॉपुलर है इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया हमेशा रिलाई कर रहा है शुरू से कन्वेंशनल फार्मिंग, क्योंकि इंडिया की आबादी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इंडिया कहता है कम टाइम पे ज्यादा बने, ठीक है ना, तो इसलिए बेटा ये लेस पॉपुलर है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और अवेयरनेस कौन फैलाएगा, कौन सा सेक्टर, IT सेक्टर, ठीक है, IT सेक्टर के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंडिया में पॉपुलर करना चाहिए। अब तो सुनने में आता है कि कई लोग ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस क्रॉप्स जो है कंज्यूम करते हैं, गुड्स कंज्यूम करते हैं, तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, हर कोई कन्वेंशनल फार्मिंग का ही कंज्यूम करता था, तो इंडिया में लेस पॉपुलर है, गवर्नमेंट को अवेयरनेस फैलानी चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। जैसे अगर आपको याद हो तो इंडस्ट्रीज भी 2 होती है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, और एम्प्लॉयमेंट कौन सी जनरेट करती है, स्मॉल स्केल, रीजन क्योंकि स्मॉल स्केल कौन सी टेक्निक को यूज करती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को, ये ध्यान में रखना, उसमें लेबर से काम होता है ना। ऐसी 2 फार्मिंग है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग, तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा कौन जनरेट करती है, ऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा, ठीक है, कन्वेंशनल में लेबर कम चाहिए, केमिकल के थ्रू आप प्रोडक्शन कर, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट है देखो, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, ठीक है, इसको रीड आउट कर लो, धृति पढ़ ले। बुक नहीं है किसी के पास, बुक नहीं है किसी का, गला खराब है, वो देखो बुक दे रहा है पढ़ने के लिए, ये नहीं खुद ही पढ़ ले, मैं ही पढ़ लेती हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग फेसेस प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये तो आपको पता है, आपने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, कि रूरल मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है भाई, तो ये दिक्कत इसके अंदर भी है बेटा, फार्मिंग के अंदर, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो फार्मिंग ही ना, तो इंडिया में ये दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो फार्मर को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट होते हैं ना बेटा, वो जल्दी खराब होते हैं, ध्यान में रखें, ठीक है, नेचुरल चीजों के थ्रू आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, अच्छे वेयर हाउसेज नहीं है, तो ये तो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक मेन दिक्कत है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आती है। नेक्स्ट देखो बेटा, लो यील्ड है, यील्ड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, हाँ, ठीक है ना, प्रोडक्शन, उसको यील्ड कहते हैं, ठीक है, तो इसका यील्ड यानी प्रोडक्शन कम होता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्म, क्योंकि उसमें तो केमिकल यूज करके आप ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हो, ठीक है ना, इसमें आप नेचुरल चीजों के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए इसका प्रोडक्शन कम हो, तो जिसको नहीं पता वो लिख लेंगे, यील्ड का मतलब प्रोडक्शन होता है। देखो लास्ट लाइन इसमें, एज अ रिजल्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडेप्ट द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को तो चाहिए होता है कि ज्यादा प्रोड्यूस करे, ज्यादा बेचे और ज्यादा कमाए, बट इंडिया में ये दिक्कत है बेटा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन कम होता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग। नेक्स्ट, शॉर्टर फूड लाइफ, ये बता चुकी हूँ, ठीक है भाई, ये शॉर्टर फूड लाइफ है, तो अगर आप अच्छे से उसको स्टोर नहीं करोगे तो दिक्कत आई।
ठीक है, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन आप हर चीज के लिए नहीं कर सकते, कई गुड्स तो होते ही हैं जो कन्वेंशनली प्रोड्यूस करूंगी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो एसेंशियल चीजें होती है ना वही आती है जिनके एमएसपी फिक्स की जाती है, वीट, राइस, पल्सेस, ये सब चीजें आती है। बाकियों के लिए तो आपको कन्वेंशनल में, कई स्पाइसेस होती है बेटा जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस ही नहीं होती है, आपको उसको लिए कन्वेंशनल में ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप है बेटा, ये भी ध्यान में रखना। हो गया एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसके अंदर? थैंक यू भैया। अब एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, प्लस में ये मैं आपसे पूछने वाली हूँ 2 मिनट के अंदर।